एज अ टीएमए मेरी क्या क्या ड्यूटी होती है, मैं क्या क्या काम करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सेलर गेम में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम। आज आया हूँ एक नया टॉपिक लेके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये मेरी ड्यूटीज़ मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करूँगा। वन इज़ ड्यूरिंग, जब हम ओपन सी में होते हैं, यूएमएस पे चलती है तभी की, और सेकंड है जब वॉच की। तो चलिए पहले मेरा जो रूटीन है यूएमएस का वो जानते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों उठता हूँ मॉर्निंग, उसके बाद में 7 o'clock मैं ब्रेकफास्ट जाता हूँ। तो ब्रेकफास्ट करते ही उसके बाद में 7:20 या फिर 7:25 के आ रहा हूँ, मैं ईसीआर में जाता हूँ, इंजन कंट्रोल रूम। और फिर वहाँ जाके देखता हूँ कि अपने जो कंप्यूटर है उसमें मेल्स चेक करता हूँ कि आज का क्या रूटीन है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या ड्यूटीज़ है, वो सब मतलब मेल्स आते हैं। और अब मैं ये भी चेक करता हूँ कि मेरे नाम से कोई मेल है क्या, मतलब कोई अगर बड़ा साहब का कोई काम रहा मुझसे, या फिर अब सेकंड इंजीनियर जिनको हम प्रीमो कहते हैं, क्रोएशियन जो है वो लोग सेकंड इंजीनियर को प्रीमो कहते हैं। प्रीमो का मीनिंग मुझे भी पता नहीं, लेकिन सभी लोग प्रीमो करके ही उनको बुलाते हैं। तो फिर वो कभी कभी मुझे मेल भेजते हैं कि ये वाला अरेंज कर दे या फिर ये ढूंढ के निकाल दे। तो ये सब इसलिए मैं चेक करता हूँ सबसे पहले जाते ही। और इसके बाद में दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि मॉप करना होता है ईसीआर फ्लोर, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ वीकली वंस, वो भी संडे करता हूँ। वो भी मुझे किसी ने कहा तो नहीं है अब तक करने के लिए, लेकिन वो संडे कर लेता हूँ, क्योंकि किसी के कहने पर किया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। क्योंकि मेरे थर्ड इंजीनियर ने मुझे खुद पूछा था कि कौन बोला तुझे मॉप करने, ऐसे मतलब पूछा उन्होंने कि चीफ ने बोला या फिर सेकंड ने बोला। लेकिन मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा गंदा दिख रहा था इसलिए मैं करता था। तो मैं एवरी संडे करता हूँ वो। और उसके बाद में दोस्तों जब 7:30 हो जाता है तो फिर मैं साउंडिंग लेने के लिए जाता हूँ सभी टैंक्स की। और साउंडिंग लेने से पहले जब मैं जाऊँगा तो मैं सभी पैरामीटर चेक करता हूँ जो भी स्क्रीन्स पे होते हैं। जैसे मेन इंजन का जो भी अपना जैकेट कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है, अगर पोर्ट में है तो मेन इंजन बंद रहता है तो उसका मेंटेन करना पड़ता है, आपको पता ही होगा। तो वो सब मैं चेक करता हूँ। फिर जनरेटर्स कितने चल रहे हैं, और रात में कोई अलार्म आया था या नहीं, और अलार्म जो भी आया था वो एक्नॉलेज कब हुआ, और उसका मतलब वो नॉर्मल हो गया या नहीं, ये सब मैं मतलब चेक कर लेता हूँ ऐसे ही। फिर इसके बाद में साउंडिंग्स के लिए कौन से टैंक्स लेता हूँ मैं, बिल्ज होल्डिंग टैंक, स्लज टैंक, ओवरफ्लो टैंक, फिर इंसिनरेटर वेस्ट ऑयल्स और इंसिनरेटर वेस्ट ऑयल सर्विस टैंक, और कौन से होते हैं, हाँ इतने ये टैंक्स के, और सम्प मेन इंजन सम्प। तो इन सब टैंक्स की मैं साउंडिंग लेता हूँ। फिर इसके बाद में मैं एंटर करता हूँ सॉफ्टवेयर में एंटर करने के बाद उसके बाद में जब सब लोग आ जाते हैं टाइम पे, तो उसके बाद में टूल बॉक्स मीटिंग होती है, अ काइंड ऑफ टूल बॉक्स मीटिंग। उसको एग्जैक्टली टूल बॉक्स नहीं कहते, मतलब सिर्फ डिस्कस किया जाता है कि क्या क्या करना है। तो दिन का पूरा रूटीन बताया जाता है कि आज हम ये मशीन ओवरऑल करेंगे या फिर इसका मेंटेनेंस करेंगे, ऐसे। तो नॉर्मली जब कोई मेंटेनेंस का कोई प्लान नहीं होता तभी मैं 4 साहब के साथ जाता हूँ। तो फिर वो मॉर्निंग में स्लज ट्रांसफ़र या फिर अपना जो भी बिल्ज ट्रांसफ़र है वो कर देते हैं। और उसके बाद में हम इंसिनरेट करते हैं मॉर्निंग में। फिर उसके बाद में अगर कुछ ओवरऑल रहा या फिर हम OWS शुरू करने वाले रहे, तो OWS का बहुत किरकिर, मतलब मुझे तो लगा कि बहुत हेक्टिक है। जैसे थियरी में होता है वैसे उतना आसान नहीं होता, क्योंकि 100 बार अलार्म बजते रहता है कि 15 ppm क्रॉस हो रहा है। और नॉर्मली हम अपने शिप पे 0 ppm ही मेंटेन करते हैं। मैंने सिर्फ 1 या 2 बार देखा होगा कि 3 ppm था, और नॉर्मली जितने बार भी हम पंप करते हैं तो 0 ppm ही होता है। तो 0 ppm तो बहुत क्रिस्टल क्लियर पानी होता है, एग्जैक्ट पानी, आपको कुछ नहीं दिखेगा। 15 ppm भी मतलब ऐसे आपने अगर बोतल में पकड़ के देखा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें ऑयल है, उतना क्लियर होगा। अगर मान लो कि मैं बोतल में आपको ला के दे दूँ तो आप पी भी लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो ऑयली वाटर है, तो इतना साफ़ होता है। इसके बाद में दोस्तों अराउंड 11:30 के आसपास मैं लॉगबुक के लिए रीडिंग्स लेता हूँ, लॉगबुक और नोन रिपोर्ट के लिए रीडिंग्स लेता हूँ। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जितने भी मशीन्स हैं उसके रीडिंग्स आपको या तो लिख लेने होते हैं या फिर याद करने होते हैं। फिर वो सेम रीडिंग यू हैव टू कम और एंटर इसमें अपने लॉगबुक में।
तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा ये सब करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपको सिर्फ देखते ही याद हो जाएगा कि हाँ भाई इसकी वैल्यू ये है, तो आपको याद ही रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले उतना ही टाइम लेगा, लेकिन बाद में आधा घंटा होगा, फिर 20 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स, जैसे आप जल्दी जल्दी करोगे। तो ये हो गया। उसके बाद में 12 o'clock नॉर्मली अगर ओपन सी में है तो 12 बजे लंच टाइम होता है, तो फिर हम 12 से 1 बजे तक लंच करके ऐसे ही थोड़ा आके मतलब चेक करता हूँ कि कुछ मैसेजेस है या ये है, वो सब करता हूँ। फिर 1 बजे वापस जाके फिर से अगर कोई काम है तो उनके साथ, अगर काम नहीं रहा तो अपना जो भी रूटीन रहता है वही करना होता है। अगर कोई बड़ा ओवरऑल है तो फिर या तो सेकंड या फिर थर्ड उनके साथ जाना पड़ता है, तो फिर वो आपको सब बता देंगे। मान लीजिए कि वो इंजेक्टर ऑक्सिलरी इंजन का इंजेक्टर ओवरऑल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो लोग मतलब आपको भी देंगे निकालने के लिए, तो वो 2 निकालेंगे, आपको 2 निकालना होगा, फिर और कोई 2 निकालेगा, तो फिर मतलब वो जैसे साफ़ करते रहते हैं तो आपको भी वैसे ही साफ़ करना पड़ेगा। आपने थियरी पढ़ ली है तो आपको सभी पार्ट्स तो पता ही रहेंगे ऑलरेडी, कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आप बॉयलर का बर्नर, पायलट बर्नर या फिर मेन बर्नर ओवरऑल कर रहे हैं तो वो मतलब आपको देंगे खुद। मैं खुद किया था तो पायलट बर्नर तो हल्का होता है उतना सा, लेकिन मेन बर्नर मैं बॉयलर के ऊपर चढ़ के ऐसे उठाना पड़ा था, क्योंकि वो साइड से नहीं आ रहा था। साइड से मेरे साइज़ के लिए वो बहुत भारी था, तो मुझे उसके ऊपर चढ़ना पड़ा, और उसके बाद में फिर मैं ऐसे उठा लिया। फिर बाद में उसको क्लीन किया उसका, और फिर बाद में हम वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स भी लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी सॉफ्टवेयर में अटैच करना होता है वो फ़ोटोग्राफ्स। तो मैं नॉर्मली हर रोज़ 2-2 कैमराज होते हैं, तो उन दोनों कैमराज को मैं कंप्यूटर में सेंड करके फिर वहाँ से वो जिसका फ़ोल्डर है उन पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, फिर वो लोग अटैच कर देते हैं। कभी कभी मैं भी कर देता हूँ अटैच, लेकिन उसका खूब बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, तो मैं बेटर उनको ही दे देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट अगर मैंने कुछ बॉयलर 2 की जगह बॉयलर 1 लिख दिया या फिर उनका प्रेशर का ऊपर नीचे किया, तो अभी तक मैं रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर नहीं हूँ, तो मतलब मैं लाइसेंस इंजीनियर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं खुद कुछ ये नहीं कर सकता। तो इसके बाद में दोस्तों 5 बजे हमारा ख़त्म हो जाता है, नॉर्मली 5 बजे ख़त्म होता है, तो ख़त्म करके आने के लिए 5:30 हो जाता है। तो उसके बाद मैं नहा लेता हूँ, फिर 6 to 7 डिनर, फिर उसके बाद में कभी कभी बड़ा साहब को हेल्प करने के लिए जाता हूँ, तो उनका थोड़ा मतलब कंपनी का सब वर्क होता है, तो मतलब ये आपको बाद में समझेगा मैनेजमेंट लेवल का कैसे कैसे होता है। तो ये सब कभी कभी मतलब वीकली वंस या फिर अल्टरनेट डेज में ऐसे मैं चला जाता हूँ ऐसे हेल्प करने के लिए, क्योंकि नेट तो बहुत कम होता है, तो बैठ के कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए बेटर कि कुछ कुछ नया सीख लूँ। तो ये हो गया अपना UMS डेज़ में जब हम ओपन सी में होते हैं। व्हाट अबाउट वॉच, तो वॉच के बारे में दोस्तों कैसे होता है कि 6 से 12, फिर 12 से 6, फिर 6 से 12, 12 से 6, ऐसा रूटीन होता है। तो अभी मान लीजिए कि 4 साहब आ रहे हैं 6 बजे मॉर्निंग, तो वो 12 तक रहेंगे। तो वॉच के दौरान हम कभी बड़ा ओवरऑल नहीं करते, कोई भी बड़ा जो भी ये होता है नहीं करते, क्योंकि वॉच नॉर्मली पोर्ट्स या फिर जो भी अपने कैनाल्स या फिर स्ट्रेट्स उसमें ही होता है। तो हम वॉच के टाइम पे सिर्फ जो भी इम्पोर्टेंट जो देखना ही है उस पर उतना ही ध्यान देते हैं। ऐसे कोई प्लान मेंटेनेंस वो सब रहता है तो उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो इस दौरान अगर आप सेकंड साहब के साथ हो तो वो लोग अगर वॉच पे आ रहे हैं तो उनके टाइम पे आपको आना होता है और वॉच करना पड़ता है। फिर आपको देखना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो मतलब अभी हमारा सिंगापुर में मतलब पोर्ट स्टे था तो वॉच था, तो फिर मॉर्निंग में जो वॉच वाला आता था 6 o'clock को आता था, तो जो 6 बजे जाने वाला है वो पूरा बता देता था कि पिछले 6 घंटों में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो सकता है, ब्रिज वालों ने क्या क्या बोला है, क्या आगे का प्रोसेस है। तो ये हैंडिंग ओवर जैसा होता है कि आपको पूरा बताना होता है। टेकिंग ओवर वॉच में पूरा आपको बताना होता है कि क्या क्या सीन है, क्या क्या हम करने वाले हैं। और वॉच के दौरान मतलब आपको लॉग बुक बार बार लिखना पड़ता है। उसके बाद में मतलब मेरी कंपनी का तो बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत मतलब बहुत, तो ऐसे आपको सभी करना पड़ता है। फिर ये हो गया वॉच के टाइम पे। और वॉच के टाइम पे आपको मोस्टली खाने का सब ऐसे 1-1 घंटा नहीं मिलेगा। एज अ TM मुझे तो नहीं मिलता, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा आपका जो मतलब आप
कोई मेजर काम में हेल्प नहीं कर सकते उनकी, लेकिन जो भी माइनर काम होते हैं वो सब आपके को देते हैं वो लोग। तो आपको वो सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है, जल्दी जल्दी सीखना पड़ता है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। मैं जनरेटर स्टार्ट कर देता हूँ, स्लज ट्रांसफ़र करता हूँ, बिल्स ट्रांसफ़र, और मतलब बहुत सारे ऑलमोस्ट 50-60% वॉल्स मुझे पता है अभी शिप पे कि कौन से कहाँ पे है। तो मुझे अगर एक बार बोल दिया कि वो वॉल ओपन करते तो पूछना नहीं पड़ता, और वॉल कितना ओपन करना है, कौन सी स्पीड से ओपन करना है, वो सब अभी मुझे पता चल गया है। तो दोस्तों ऐसा होता है मेरा दिन एवरी डे। संडे छुट्टी नहीं होती तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप संडे आराम से 9-10 बजे तक सो लोगे। तो नॉर्मली 12 के बाद में फ्री होता है मोस्टली एवरी संडे। लेकिन अगर आप पोर्ट पे हो और डिस्चार्ज लोडिंग या फिर कुछ भी शुरू है, बंकरिंग विंकरिंग कुछ भी, तो आपको नहीं मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। स्पेशली बंकरिंग रहा तो आपको बहुत काम लगेगा, क्योंकि मुझे पता है सिंगापुर में बंकरिंग भी थी और प्रोविज़न भी आने वाला था, तो सारे रात भर जागे थे। तो मतलब आई नो, मुझे लगता था कि भाई बंकरिंग ईजी होता होगा, एटलीस्ट लोडिंग और डिस्चार्जिंग से तो ईजी होता होगा, लेकिन बंकरिंग बहुत हेडेक होता है, लॉट ऑफ पेपर वर्क और बहुत सारा पूरा शिप का जितना भी स्टाफ है उन सब का काम होता है बंकरिंग के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क और बहुत सारा काम होता है सभी प्रोसेस का। जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि भाई इसके 20 पॉइंट है, इसके 15 है, इसके 16 है, ऐसे इतना इजी नहीं होता। वो एक एक पॉइंट करने के लिए ना बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत टाइम लेता है और बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रूटीन एवरीडे का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपके कोई कमेंट्स है या कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछिए, आई ट्राई टू आंसर व्हेनेवर आई गेट इंटरनेट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।